जय हिंद दोस्तों, टीपी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको नक्शा बनाकर अच्छे से बता दिए थे। आपका उत्तरी भाबर वाला क्षेत्र आपको पढ़ा दिए थे। आज आपको पढ़ना था मध्य वाला क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश के जो मध्य में है वो क्या क्या आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र पढ़ते हैं। पिछले वीडियो के अनुसार अगर चलेंगे तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, जैसे हमने नक्शा बनाया था वो नक्शा आपके दिमाग में रहना चाहिए, या फिर आपने इसका नोट्स बुक बनाया होगा तो वहां पर देख के चलेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए, ये क्या कह सकते हैं, ये भाबर क्षेत्र के नीचे और पठारी क्षेत्र जो नीचे है उसके ऊपर क्या होता है बीच में, ये आपका मध्य का मैदान होता है। मध्य का मैदान अगर कह सकते हो तो कौन कौन सी है, गंगा, इसको कह सकते हैं गंगा यमुना, गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है ना, गंगा यमुना का दोआब। वैसे भी इसको अगर अपनी सुविधा के अनुसार बांटा जाए, इसको अपने सुविधा के अनुसार बांटा जाए तो ये 3 पार्ट में जाएगा। ये 3 पार्ट में जाएगा। पहला पार्ट जाएगा उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, एक जाएगा आपका मध्य मैदान, मध्य मैदान, एक है आपका पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में आप इनको बांट सकते हो। अगर पश्चिम में देखा जाए, पश्चिम में आपका रहता है गंगा यमुना का मैदान, यमुना पश्चिम में सीमा बनाती है और पूरब में आपका गंडक नदी सीमा बनाती है। सीमा नदी, सीमा पूछ सकता है कि सीमा कौन कौन सी नदी बनाती है, तो आपका पश्चिम में यमुना नदी बनाती है और पूरब में कौन सा नदी बनाती है, पूरब में आपका बनाती है गंडक नदी, ठीक है ना, गंडक नदी। अगर यहां पर देखेंगे यमुना, यहां पर देखेंगे गंगा, गंगा का जो है सहायक नदी कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरा अगर देख लें तो एक तो आपका यमुना है ही, यमुना, दूसरे पर आपका देखिए घाघरा है, घाघरा है, राप्ती है, राप्ती है, और कौन है, शारदा है, गोमती है, गोमती है। ये सब नदियां किस में मिलती हैं, आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। रामगंगा, रामगंगा, ये सब नदियां इनकी क्या है, सहायक नदी है। सबसे जो प्रमुख नदी है ये आपका यमुना नदी है। हमने जब गंगा नदी पढ़ाए थे, आपको विस्तार से नक्शा बनाकर बताए थे, तो उसमें बता दिए थे कहां कहां से कौन आकर टकरा कर मिलती हैं इनसे, ठीक है ना। वो पिछली वीडियो में आकर देख लोगे जाकर तो गंगा नदी का एक एक डाउट आपका खत्म हो जाएगा, उद्गम से अंत तक टोटल बता दिए थे आपको, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में देखा जाए तो ये नदियां आकर मिलती हैं। नदी हम क्यों बता रहे हैं यहां पर, नदी बताना पड़ेगा क्योंकि दोआब क्षेत्र यानी कि मध्य का मैदान का जो रोल है ना, ये इन्हीं दोनों का, नदियों का रोल है। यानी कि इन्हीं नदियों की वजह से यहाँ की जो भूमि है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। कैसे उपजाऊ होती है, तो देखिए यहां उपजाऊ होने का कारण है कि जो कॉप है, कॉम्प, कॉम्प मिट्टी, कॉम्प मिट्टी, यानी कॉम्प मिट्टी है, कीचड़ है, बालू है, बहा कर लेकर कहां चली आती है, खेतों में लेकर चली आती है। अगर इस मध्यवर्ती, अगर इसका हम ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई पूछता है पेपर में कि इनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इनकी ऊंचाई होती है 80 से 300 मीटर, इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। 80 से 300 मीटर की ये क्या होती है, ऊंचाई पर पाई जाती है। अगर उत्तर प्रदेश का हम देखें कि किस तरह ढलान है, ढाल देखें, ढाल, अगर ढाल देखा जाए तो यहां से यानी कि ये वाला पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर से ढाल होते हुए दक्षिण पूरब तक ढाल इसका आता है, ठीक है ना। ये आपको याद रहना चाहिए, यहां ढाल आता है इसका। और यहां पर अगर नदियों के बारे में, अगर नदी के आधार पर देखा जाए तो दो स्तर पे इसको बांट सकते हैं। नदी के आधार पर 2 स्तर में इसको बांट सकते हैं। नदी के आधार पर एक तो आपका है, देखिए जो इसका आधार है, एक है बांगर का क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, एक आपका है खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है आपका, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। इन दोनों को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ये है क्या।
देखिए ये उपजाऊ भूमि नहीं है, ये उपजाऊ है। ये बांगर मतलब होता है, बांगर मतलब होता है ऊसर भूमि। ऊसर भूमि, ऊसर भूमि वही है जो आपकी नदियों का पानी नहीं जाता। अब देखिए इन नदियों का इतना तगड़ा रोल है कि ये नदियां विभिन्न जगहों से बहकर आती हैं, अपने साथ मलबा कीचड़ ये सब बहा कर लेकर आती हैं, जो खेतों के उपजाऊ, खेतों को उपज बनाने के लिए, खेतों को और ही बांगर से खादर बनाने के लिए बहुत ही अहम इनका रोल मतलब अदा करती हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जमे होते हैं आपके, यहां पर जमे होते हैं यही वाली मिट्टी जो आपकी जमी होती है कौम्प मिट्टी। कौम्प मिट्टी जहां जमी काफी समय से जमी रहती है, इसीलिए यहां पर क्या होता है, ये भूमि क्या है, उपजाऊ नहीं होती है। और बांगर में, बांगर पूछेगा, बांगर में नदियों का पानी नहीं जाता, यानी बाढ़ वहां पर नहीं जाती है। और बाढ़ न जाने के कारण ये क्या होता है, ऊसर खेत, ऊसर मतलब जानते हो सफेद रेत जैसा हो जाता है, वहां वहां जो है लौट जाती है। बहरहाल यहां पर सबसे ज्यादा ऐसा चीज हम नहीं उगा पाते जो खाने पीने के लिए, ज्यादा कृषि करने के लिए, कृषि उपयोगी भूमि ऐसा कुछ नहीं होता। कारण इसका देखिए, एक तो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर खादर का, खादर को एक अगर एक भाषा में कहें तो कछार कहा जाता है, इसको कछार भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, कछार, कछार। ठीक है ना, कछार, कछार मिट्टी। यानी कि खादर में क्या होता है, खादर में वो जगह है कि जहां गंगा नदी यानी कि कोई भी नदी अपना बाढ़ का पानी क्या करती है, पहुंचा देती है। बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, वहां क्या हो जाती है, भूमि उपजाऊ भूमि हो जाती है। यानी कि वहां की मिट्टी कैसी हो जाती है, खादर मिट्टी हो जाती है। ठीक है ना। याद रख कैसे रखेंगे, खादर माने खाने वाली, खादर माने खाने का सामान जो उपजाऊ कर दे उसको खादर मिट्टी कहते हैं। बांगर माने क्या होता है, एक याद हो जाएगा तो दूसरा वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि खादर माने खाने वाली, बांगर माने ऊसर होता है ना, ऊसर होता है। यानी कि ये क्या होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ। ठीक है ना, ये उपजाऊ भूमि होती है आपकी। और यहां पर रबी की फसल और खरीफ की फसल सबसे महत्वपूर्ण होती है यहां की। ठीक है ना, यहां की जो होती है रबी की फसल, रबी की और आपकी खरीद की, खरीद। ठीक है ना, रबी और आपकी जो खरीद है, या खरीफ, खरीफ होता है कहीं की, खरीफ होता है, खरीफ, खरीफ की फसल सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये आपका क्या है, मध्यवर्ती मैदान में आते हैं। इतने रोल ये आपके मध्यवर्ती मैदान में निभाते हैं। वैसे कि पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछता है कि ये वर्ड ज्यादा आता है आपका दोआब क्षेत्र। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो है जानते हो भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, गंगा नदी, जो कितनी बहती है 2500 से 25 किलोमीटर। ठीक है ना, ये यमुना नदी कितना बहती है, 1376 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इनका विस्तार सबसे बड़ा देखा जाता है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण से ये भी मतलब इसके पास भी बहुत सारी नदियां आ जाकर मिल जाती हैं इसमें भी। लेकिन हम इसका अगर इनडायरेक्टली देखें तो बहुत सारी नदी हैं, लेकिन डायरेक्ट देखें तो यमुना ही नदी गंगा में मिलती है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। ठीक है ना, यही आपका दोआब क्षेत्र पड़ता है। यह आपके मध्यवर्ती मैदान आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दक्षिण वाले पठार, जो दक्षिण वाला पठार है और पर्वत है, दक्षिण का पठार है, पहाड़ी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप इनको याद रखेंगे। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 800 से लेकर 80 से लेकर 300 तक होती है, 300 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। आ जाइए हम पढ़ते हैं दक्षिण के बारे में। चलिए, आइए हम पढ़ते हैं दक्षिण का भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग प्राकृतिक दृष्टि से चल रहा है आपका। यहां है नीचे दक्षिण का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। दक्षिण में आपका यही मिलेगा, उत्तर प्रदेश के पठारी एवं पहाड़ी। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, इसकी लोकेशन क्या कहेंगे, यह है आपका मध्य से क्या है, नीचे है, मध्य क्षेत्र से क्या है, मध्य मैदान से नीचे है। और यहां आपका आता है, इसका भूमि क्षेत्र पूछेगा तो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, या इसको कहते हैं दक्कन का पठार,
दक्कन का पठार, दक्कन का पठार भी कहते हैं इसको, देख लीजिए, ठीक है ना, दक्कन का पठार। यहां पर इसका पूरा विस्तार है, ठीक है ना, इसका पूरा विस्तार है। ये बुंदेलखंड से बघेलखंड तक पूरा इसका जो है नाम आता है। कभी कभी इसको कहते हैं बुंदेल के पठार, इसका कभी कभी नाम आता है बुंदेल के पठार, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे तो उत्तर में क्या है, गंगा नदी, गंगा यमुना का उत्तर में है। दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण में है आपका जो जानते हैं विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। उत्तर में क्या है, गंगा यमुना, नीचे में क्या है, विंध्याचल पर्वत है। नीचे में क्या है आपका, विंध्याचल पर्वत का मैदान पड़ता है यहां पर। और भी देखें अगर इस मैदान की, जैसे आपने पढ़ा था उत्तर मध्य क्षेत्र का जो मैदान था आपका 80 से 300 था, 80 से 300 मीटर। इसका अगर ऊंचाई देखेंगे, ये है तो आपका पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना। इसका अगर ऊंचाई देखेंगे, इसका ऊंचाई है 300 से 600 मीटर, ठीक है ना। ये क्या है, ऊंचा है, ठीक है ना। 300 से 600 मीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। वैसे के लिए अगर यहाँ के पहाड़ियों के नाम देखेंगे तो यहां पर देखेंगे आपका आता है मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर। और यहां पर कौन कौन से हैं, यहां पर आपके आते हैं सोनाकर और कैमूर, ये सब पहाड़ियां आती हैं, ठीक ना। सोनाकर कैमूर पहाड़ी आती है। सोनभद्र आप जानते हो, सोनभद्र सबसे नीचे वाले पार्ट पे आता है आपका, सबसे निचले वाले हिस्से पर आता है सोनभद्र और मिर्जापुर, ठीक है ना। और सबसे एकदम यहाँ पे देखेंगे, देखिए सोनभद्र सबसे निचला जिला है उत्तर प्रदेश का, लेकिन आपका ललितपुर भी क्या है, सबसे नीचे है। लेकिन ये पहाड़ी कहाँ आते हैं, किसके पार्ट में, ये आते हैं सोनभद्र के और मिर्जापुर के क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका ये गंगा यमुना का विस्तार है, क्योंकि गंगा का तो हमने सहायक नदी आपको बता दिए थे। नीचे आपका कि इस पठारी क्षेत्र पर यानी कि दक्षिण में यहां कौन कौन सी नदी है, यहां आती है आपकी चंबल आती है, बेतवा नदी है, बेतवा है, और है सोन नदी है, आपका है केन नदी के बाद आपका क्या आता है, केन नदी के बाद आपका आता है टॉन्स। ये सब क्या है, ये सब यहाँ की इसकी प्रमुख नदी है, यानी कि यमुना नदी की प्रमुख नदी है। इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए आपका तो सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी और लाल दिखेगी ही, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। और यहाँ पर जो है अगर देखा जाए बारिश यहाँ कम होता है। अभी अब आपका वर्षा पढ़ा रहे हैं, अभी आपका आगे वर्षा पढ़ाया जाएगा इस क्षेत्र में, यानी कि आपका जो ये क्षेत्र है यहाँ वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है। इन क्षेत्रों पे वर्षा कम होती है। अब वर्षा जहाँ कम होगी तो वहाँ ऐसा चीज की खेती की जाएगी कि जो आराम से उग जाए, ठीक है ना। धान की खेती तो हो नहीं सकती, धान में ज्यादा पानी लगता है। अब बताइए कौन कौन से खेती में कम पानी लगता है, आपका सरसों आएगा, चना आएगा, अरहर आएगा और गेहूं आएगा, ज्वार आएगा। ये सब कहाँ उगाए जाते हैं, यहीं पर उगाए जाते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगर खेती देखेंगे तो लिख लीजिए चना, अरहर, ज्वार, गेहूं, ये सब यहाँ क्या होती है, इन सब की क्या होती है, खेती होती है बेसिकली, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बारे में, इसका जो है जलवायु कैसा है, इसके थोड़े जलवायु के बारे में देखेंगे। आ जाइए देखते हैं इसके जलवायु के बारे में, ठीक है, चलिए। आइए उत्तर प्रदेश का अब देखते हैं जलवायु। उत्तर प्रदेश के जलवायु देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसमें हम देखेंगे तो विषमताएं पाई जाती हैं,
विषमताएं पाई जाती हैं, एक समान नहीं है, यानी कि परिवर्तन होती रहती है, चेंज होती रहती है, एक ही ऋतु नहीं रहती है। अगर सामान्य रूप से परिवेश की दृष्टि से देखें तो यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय और मानसून। देखिए यहाँ के है उष्णकटिबंधीय व मानसून यहाँ की क्या है, जलवायु है। यही इसकी विषमताएं पाई जाती हैं। और मुख्य अगर यहाँ पर देखा जाए ऋतु कितने पाए जाते हैं, ऋतुएं घटित कितने होते हैं, अगर ऋतु पूछेगा तो ऋतुएं यहाँ पर 3 घटित होती हैं। ऋतु कितने होते हैं, 3 घटित। ऋतु आपका 3 घटित है, ये देख लेते हैं। ऋतु आपका 3 घटित होता है। एक है आपका जो है ग्रीष्म ऋतु, एक है ग्रीष्म ऋतु, एक है आपका वर्षा ऋतु, एक है आपका वर्षा ऋतु, ठीक है, एक है आपका वर्षा ऋतु, एक है आपका शीत ऋतु। एक है आपका शीत ऋतु। ये 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। 3 ऋतुएं मुख्यतः से यहाँ पर पाई जाती हैं। हम एक एक ऋतुओं के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। जैसे अगर कहें ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म मतलब क्या होता है आप जानते हो, ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देखिए उत्तर प्रदेश में गर्मी कैसे पड़ती है, किस कारण पड़ती है, क्योंकि प्रदेश में जो प्रदेश से के नजदीक, प्रदेश से होकर नहीं, प्रदेश के नजदीक कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा आप जानते हो कि कर्क रेखा अगर जहां से गुजरेगी वहां गर्मी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य हमेशा 3 रेखाओं के बीच में चमकता, 2 रेखाओं के बीच में चमकता है ना, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा। यह आपको हमने बताया था, ऑफलाइन में बताए थे। जब आपका यहां पर पढ़ाएंगे यूट्यूब पर तो यहां भी बता देंगे। देखिए ये ऊपर कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है ना। और ये कौन है, ये है मकर रेखा। मकर रेखा ये भी कितने की होती है, ये भी आपके 23.5 डिग्री की होती है, 23.5 डिग्री, ठीक है ना। बीच में होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या विषु कहते हैं या भूमध्य कहते हैं, बीच ही वाले का कई नाम है, लेकिन खड़ी वाली लकीर का सिर्फ एक ही नाम है, देशांतर, ठीक है ना। हाँ ये आपका लैंगिट्यूड होता है, लॉटिट्यूड होता है, ठीक है ना, ये लैटिट्यूड होता है। यहां पर देखिए सूर्य की रोशनी हमेशा कितने, इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच में चमकती रहती है, यानी कि तीनों रेखा नहीं, बीच में तो कई रेखाएं हैं, यानी कि कह सकते हो कर्क रेखा से चलेगी भूमध्य, भूमध्य से फिर कहाँ आएगी, मकर रेखा, मकर रेखा के बाद नहीं जाती, इसीलिए ध्रुवी वाला क्षेत्र इसका क्या आता है, बहुत ही ठंडा प्रदेश आता है। सबसे ठंडा स्थान पूछेगा तो टुंड्रा प्रदेश आता है पृथ्वी पर, ठीक ना। ध्रुवी क्षेत्र में सबसे ठंडा स्थान क्या है, टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा में भी 2 स्थान, मतलब यहाँ पर भी 2 स्थान आते हैं आपके ध्रुवों पे भी, एक टैगा आता है, एक टुंड्रा आता है, तो सबसे ज्यादा टुंड्रा ही लगाना है आपको, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक चमकती रहती है, इसीलिए 2 बार कहां चमकती है, एक बार तो देखो, एक बार तो सूर्य का प्रकाश गया, फिर एक बार वापस भी आएगा, तो एक बार वापस आएगा तो यहां भूमध्य रेखा पर 2 बार चमक गया ना, भूमध्य रेखा पर, इसीलिए 2 दिन क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है ना। हमारे यहाँ सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर को। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश इसके समीप में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस रेखा से टच नहीं करता, मध्य प्रदेश तक तो आता है, सोनभद्र इसके पास में एकदम पड़ जाता है, ठीक है ना। यहाँ अब यहाँ पड़ा है, यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ तो अंदर तो थोड़ा तो गर्मी ज्यादा करेगा ना, थोड़ा बहुत तो अंदर गर्मी जाएगा ही। अब अंदर गर्मी जाएगा तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणतम जिले हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अब आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के वह कौन कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा क्या पड़ती हैं, सबसे ज्यादा मतलब गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र है। तो पहले आपको देख लेना है कि प्रदेश में, प्रदेश का जो अधिकतम तापमान है यहां देख लेते हैं। अधिकतम औसत तापमान, औसत तापमान, अधिकतम जो औसत तापमान देखा जाता है वो है 36 डिग्री सेल्सियस से
39 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है, ठीक है ना। 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। अगर यहीं पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का न्यूनतम कितना है, यानी कम कम कितना है, न्यूनतम तापमान, न्यूनतम औसत तापमान, औसत ही रहेगा हरदम, औसत तापमान, तो यहां पर आता है आपका 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक, 23 डिग्री सेल्सियस तक यह आपका क्या है, न्यूनतम तापमान है। अब पूछेगा तापांतर कितना है, यानी कि इन दोनों के तापांतर कितना है, तापांतर, तापांतर पूछेगा तो तापांतर यहां का है 14 डिग्री सेल्सियस। यह आपको डाटा पता रहना चाहिए। अधिकतम औसत तापमान कितना है, 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम कितना है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, और तापांतर कितना है 14 डिग्री सेल्सियस यहां का क्या है, तापमान है। अब हम यहां पर लिखेंगे किसके बारे में, कौन कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी कौन कौन किन किन जिलों में पड़ती है उत्तर प्रदेश के, तो आपका है प्रयागराज, प्रयागराज है, प्रयागराज, कानपुर, कानपुर, फतेहपुर, फतेहपुर, आपका है आगरा, आगरा, बांदा, बांदा, इसके बाद है आपका चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आपका आएगा महोबा, महोबा, फिर आएगा झांसी, झांसी, झांसी के बाद कौन सा जिला आएगा आपका, झांसी के बाद आएगा आपका हमीरपुर, हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आएगा आपका ललितपुर, हमीरपुर के बाद क्या है, ललितपुर, ललितपुर। इन जिलों में सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश के ये जाहिर सी बात है नीचे वाले जिले हैं, ठीक है ना। यहां पर सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, गर्म मौसम है, बहुत ही ज्यादा गर्म पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर उत्तर प्रदेश का अगर देखेंगे बुंदेलखंडीय नगरी जो सबसे ज्यादा गर्मी मानी जाती है, बुंदेलखंडीय नगरी, बुंदेलखंडीय नगरी में तापमान पूछेगा कितना पड़ता है, तो देख लीजिए जो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, बुंदेलखंडीय नगरी यहां पर, और यहां पर तापमान कितना गिरता है, तो यहां 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना पड़ता है, 47 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर तापमान पड़ता है। सबसे ज्यादा तापमान यही पड़ता है यहां पर। बाकी जिला आपका नीचे लिख दिए हैं, ये सब पड़ता है प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, ठीक है ना, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, ठीक है ना। एक और है जालौन, जालौन, इसको भी नोट कर लीजिए। जालौन में भी सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। यहां पर देखा जाएगा तो मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा जो है पछुआ हवाएं चलती हैं प्रदेश में। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वैसे भी गर्मी पड़ता है क्योंकि गर्मी की छुट्टी होती है। मई और जून में सबसे ज़्यादा हवाएं चलती हैं, और इन हवाओं को कहा जाता है आपका, हवाओं को, जो हवाएं चलती हैं यहाँ पर, इन हवाओं को कहा जाता है लू, लू बहती है, इन हवाओं को कहा जाता है लू, यानी कि बहुत ही तेज। और वैसे भी कहीं कहीं हल्का फुल्का गेहूं के लिए जब आवश्यकता पड़ता है तो ठीक है, लेकिन जब पहले हवा ये खुल जाती है, बह जाती है बहुत तेजी से, तो गेहूं की सिंचाई सिंचित जब चलता है तो उस समय गेहूं को जो है नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जब गेहूं पक जाता है, यानी पकने के तौर पर आता है, तब ये आता है, तो इसके माध्यम से जल्दी से गेहूं क्या होता है आपका, बन जाता है। इस समय जो है गर्मी और शुष्क एकदम मौसम पड़ जाता है, गर्मी और शुष्क एकदम पड़ जाता है गर्मी। और इस समय जो तूफान आते हैं आपके, इस समय तूफान आते हैं, और तूफान की जो स्पीड होती है वो होती है 100 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा वेग, इससे यहां क्या आता है, तूफान आता है। इतने वेग से क्या आता है, तूफान, तूफान इन्हीं महीनों में आता है। कौन से महीनों में, तो यही आपका है मई जून, मई जून, मई जून महीने में क्या आता है, मई जून महीने में सबसे ज्यादा यहाँ पर ये सब तूफानें वगैरह आती है। आप जानते होंगे भूसा वगैरह उड़ जाता है लोगों का, ठीक है ना। यहाँ पर इस समय बरसात बहुत कम होती है,
एकदम तो नहीं कह सकते, एकदम नहीं होती, लेकिन होती है कुछ मात्राओं में। तो यहां पर देखेंगे बरसात इस समय, इस मौसम में, यानी इस मौसम में बरसात कितनी होती है। बरसात का अगर देखेंगे तो बरसात इस होती है 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर तक इस समय यह क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा इतनी वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इतनी वर्षा प्रदेश में होती है। अब ये आपका पढ़ा दिया हमने आपको क्या, ये मौसम गर्मी वाला आपका जो है, ठीक है ना, ग्रीष्म वाला जो है ये आपका खत्म। अब हम देखेंगे क्या, ये आपका डाटा है, इसको देख लेना जरा, ये डिग्री वाले डाटे को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये वाला डिग्री वाला डाटा अगर अच्छे से नहीं देखेंगे, यही मेन है आपका, ठीक है ना। ये देखिए, अधिकतम तापमान 36 से 39, न्यूनतम 21 से 23 और तापांतर कितना है 14। बुंदेलखंडी नगरी कितना है 40 से 47 तक है। और सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, आप देख रहे हो कर्क रेखा यहां उत्तर प्रदेश के पास आती है, लेकिन छूती नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, छूती नहीं है। यह आपका ऊपर नीचे होता रहता है, सूर्य यानी कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच ही चमकता है। उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज्यादा, ये उत्तर प्रदेश के यानी प्रदेश के जो जहां जहां गर्मी पड़ती है वो जिले आपके यहाँ पर हमने लिख दिया है ना, ठीक है ना। आगरा, कानपुर, ठीक है ना, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन और ललितपुर, ये सब आपके सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये है आपका बुंदेलखंडी, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ये आपका गर्मी आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका गर्म क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश के गर्मी क्षेत्र हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के वर्षा के बारे में और शीत के ठंडे मौसम, ठंडे ऋतुओं के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।